हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, आज से आप लोगों के लिए वर्ष 2023 के सभी प्रमुख समाचारों का निचोड़ लेके मैं आ गया हूं। इसमें हम लोग बातें करेंगे पिछले वर्ष घटित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खेलकूद और जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे अवार्ड हो चाहे कोई पुस्तक का विमोचन हो, जितना भी न्यूज आप जानते हैं ये जानना चाहिए एग्जाम के लिए, हम सारी बातें करेंगे। और मेरा उद्देश्य है इस क्लास को लेने का कि पीटी का एग्जाम या मेंस का एग्जाम आप लोगों में से जितने बच्चे देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक बताया जाएगा उस टॉपिक से संबंधित अगर एमसीक्यूज आता है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग समान रूप से उसका जवाब देने के लिए अपने आप को समर्थवान मानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आज का पहला सेशन है। उम्मीद करता हूं कि आज पूरा वीडियो मेरा देखेंगे और उसके बाद आप जज करेंगे। विश्वास की मानिए कि आज पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग में से सारे बच्चे इसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो होने वाला है। आज हम लोग बात करते हैं गरबा की, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमूर्त विरासत सूची क्या होता है, या उससे भी पहले चले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है अमूर्त और क्या होता है मूर्त। दो शब्द होता है अमूर्त और मूर्त। इनटेंजिबल कहा जाता है अमूर्त को, टेंजिबल कहा जाता है मूर्त को। देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में ये पेन है। क्या इस पेन को आप छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। देखो मेरे हाथ में तो मैं छू सकता हूं, मैं इसे दबा सकता हूं। ये होता है मूर्त। इसका मतलब है जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, जिसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हमें हो, उसे कहा जाता है मूर्त। इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल। अमूर्त या इनटेंजिबल उसे कहते हैं जिसे हम लोग पूरी तरह से छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि संगीत संगीत बज रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है, लता मंगेशकर गा रही है या कुछ भी, तो क्या आप गाना को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। उसे सुन सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। गाना चलता है, आप लोग को के चेहरे पे खुशी आ जाती है। अभी पॉप चल जाएगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। जिसे पुराना गाना सुनना हो वो पुराना गाना सुन के खुश हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसे टच नहीं कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते, इसीलिए वो हो जाएगा अमूर्त। इंग्लिश में कहते हैं इनटेंजिबल। तो बच्चों, मूर्त अमूर्त ये समझ लिया। यूनेस्को क्या करती है? यूनेस्को पूरे विश्व से अमूर्त अमूर्त विरासत सूची को हर साल चरणबद्ध तरीके से अपने सूची में शामिल करती है। इस सिलसिले के अंतर्गत इस बार यूनेस्को ने कसाने, जो बोत्सवाना में, वहां पे एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व सांस्कृतिक अमूर्त स्थल का चुनाव किया गया। कुल मिला के 51 नई विरासतों का चुनाव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत भारत का गरबा, जी हाँ, भारत में मुख्य रूप से गुजरात में गरबा डांस फेमस है, इसे शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में। एक बात और बता दूं कि अमूर्त विरासत की सूची में शामिल करने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया है उसे आप लोग जान लो। क्या क्राइटेरिया होता है? तो बच्चों, मान जो परंपराएं होती है, इसे हम लोग परंपरा कहते हैं। स्थल नहीं कह सकते, कोई जगह तो है नहीं, ना ही वस्तु कह सकते हैं, इसे कहते हैं परंपरा। गरबा जो है एक परंपरा है। आगे हम लोग सारे परंपरा के बारे में देखेंगे, समझेंगे, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि ये परंपराएं क्यों होती है। तो मान के चलो कि गरबा को शामिल करने के पीछे लॉजिक क्या है, आप लोग इसे भी जान लीजिए। सबसे जो पहला क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत हम अमूर्त विरासत सूची में शामिल करते, वो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी आना। गरबा भी जो डांस है, ये आज गुजरात में उत्पन्न नहीं हुआ है, ये आज गुजरात में नहीं किया जाता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरात में किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत क्राइटेरिया है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी होना। इस कड़ी में गरबा को शामिल किया गया है। और गरबा भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 15वां है, इसका मतलब है कि इससे पहले 14 विरासत परंपराएं, स्थल नहीं कहूंगा, परंपराएं, 14 परंपराएं और है जिसे कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में, अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। गरबा होता क्या है, संक्षेप में बता दो, क्योंकि आप लोग इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि गरबा एक डांस है जो गुजरात में होता है। खासकर गरबा डांस जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर ज्यादा किया जाता है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जितने भी 15 भारतीय परंपराएं हैं जिसे यूनेस्को की
अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। हम लोग सारे परंपराओं के बारे में आपको बता दूं। बच्चों देखो, हमारा जो कोर्स डिजाइन किया गया है, आपके सामने जो वीडियो लाया जा रहा है, इसका मकसद है कि जो टॉपिक आपको बताया जाता है उसको, उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड हर बात आप जान ले। अब इसी टॉपिक को देख लो, गरबा को शामिल किया गया है, तो क्या एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किस भारतीय परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? क्या सिर्फ इसी को पूछा जाएगा? क्या यह नहीं पूछ सकता है कि क्या रामलीला को शामिल किया गया है? मतलब ऑप्शन देके कि इनमें से किन भारतीय परंपराओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? हो सकता है ऑप्शन दे दे, ए रामलीला, बी वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, सी कुटियत्तम और डी उपर्युक्त सभी। अब बच्चों, जब तक आप बाकी तीन के बारे में नहीं जानेंगे कि इसे शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, आप एग्जाम में जवाब देने के कंडीशन में नहीं होंगे। तो आप लोग जान लो कि कुल 15 कौन कौन से भारतीय परंपराएं हैं। पहला परंपराएं है रामलीला। रामलीला, आप लोग जो बच्चे खासकर उत्तरी भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर जो बच्चे दिल्ली में देख रहे हैं, वो आप बिल्कुल इससे अवगत होंगे कि रामलीला जो है, रामलीला के अंतर्गत रामायण का मंचन किया जाता है। जब दुर्गा पूजा का दिन होता है, दुर्गा पूजा के समय 10 दिन जो है रामायण का मंचन किया जाता है। खासकर उत्तरी भारत में, बिहार में कम प्रचलन है रामलीला का, वहां पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दिल्ली या उत्तरी भारत में, पंजाब या और जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है। इसे सबसे पहले 2008 में शामिल किया गया। कुल 3 भारतीय परंपराओं को 2008 में सूचीबद्ध किया गया है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत। इसमें से एक है रामलीला, दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा और तीसरा है कुटियत्तम। इन तीनों को पहली बार वर्ष 2008 में शामिल किया गया। रामलीला क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, कुल 4 हमारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंतर्गत जो वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं उसको शामिल किया गया 2008 के अंतर्गत। यूनेस्को ने इस पे अपना मुहर लगाया कि इसे भी अमूर्त सूची के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। तीसरा है कुटियत्तम। कुटियत्तम संस्कृत नाट्य कला है। यह केरल में सबसे, कह सकते भारत की सबसे प्राचीन नाट्य कलाओं में से एक है कुटियत्तम। इसको 2008 में शामिल किया गया है। रम्मन, रम्मन उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है और अनुष्ठानिक रंगमंच है। इसे 2009 में शामिल किया गया है। पांचवा है मुडियट्टू। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है। इसे 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया, बच्चों ये जो आपके स्क्रीन पे जो आपको फिगर दिख रहा है, ये कालबेलिया का है। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। बच्चों ये 15 अमूर्त सूची के को जब आप देखते हैं तो सिर्फ 15 अमूर्त सूची से अवगत नहीं होते। आप लोग को एग्जाम में जब मिलान करने के लिए पूछा जाता है तो एक तरफ राज्य दिया जाता है, दूसरे तरफ दिया जाता है वहां की लोकगीत या लोक नृत्य। उस कड़ी में हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, मिलान करने के लिए राजस्थान के सामने छौ नृत्य दे दिया जाए, तो क्या सही होगा? नहीं, राजस्थान के सामने कालबेलिया सही होगा। तो आप सारे वीडियो में जितने भी फैक्ट दिया जा रहा है सबको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आईएएस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, बिहार में एलडीसी का एग्जाम होने वाला है। बच्चों जीएस का कोई सिलेबस, हर एग्जाम में जीएस समान रूप से उपयोगी होता है। आप किसी भी एग्जाम को देखे जीएस में खासकर करंट अफेयर जो पूछा जाता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कोई दायरा नहीं है, सारे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और मेरा बताने का तरीका इस तरह से कि ये जो आपको वीडियो में जितना भी चीज बताया जा रहा है, चाहे पीटी का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, आप लोग समान रूप से इसका जवाब देने के कंडीशन में अपने आप को पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र लद्दाख में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। इसे वर्ष 2012 में शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत। अब मैं पहले बता दिया ये है क्या, ये भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा आप लोग समझते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, अगले जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है, उसे कहते हैं परंपराएं। संकीर्तन, संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य है। इसे 2013 में शामिल किया गया है।
पंजाब के जडियाल गुरु के ठेठरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तन और शिल्प कला को वर्ष 2014 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। योग को 2016 में शामिल किया गया है। आज योग आपको पता होगा कि पूरे विश्व में प्रचलित है और वर्ष 2016 में योग को शामिल किया गया है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। एक बात और जान ले, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नवरोज, नवरोज नव वर्ष के उत्सव का आयोजन है, इसे 2016 में शामिल किया गया। नवरोज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, विश्व के कई भागों में नवरोज मनाया जाता है। इसमें नए वर्ष का आयोजन किया जाता है और पार्टी का आयोजन होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कुंभ का मेला 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत शामिल हुआ है। कुंभ आपको पता होगा कि भारत के 4 स्थानों पे, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 4 साल में आयोजन होता है कुंभ मेला। इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा वर्ष 2021, कोलकाता का दुर्गा पूजा आप लोग पता होगा कि बंगाल, पूरे बंगाल में ही दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और खासकर कलकत्ता में तो इसकी विशालता और इसकी महिमा का बखान जितना मैं करूं वो कम है। इसकी महानता और विशालता को देखते हुए यूनेस्को ने भी इस पे अपना मुहर लगाया और बोला कि इसे भी यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत शामिल करना चाहिए और अंततः 2021 में से शामिल किया गया। लास्ट जो शामिल किया गया वो गुजरात का गरबा है, जिसे 2023 में शामिल किया गया। अभी शुरुआत ही हम लोग इस बात से किए थे कि बोत्सवाना के कसाने में जो बैठक हुई थी उसमें गुजरात के गरबा को शामिल करने पे सहमति बनी थी। बच्चों, अभी हमारे यज्ञ विद्या पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी स्पेसिफिक बैच चल रहा है, आप लोग उसे देखिए। उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किया जा चुका है, हिंदी का टॉपिक हो या फिर जनरल स्टडी का टॉपिक हो या हिंदी या फिर आपको कंप्यूटर का हो। कंप्यूटर यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर समान रूप से पूछा जाता है। अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर आपके सिलेबस में, एसएससी के एग्जाम में हमेशा पूछता है, एमपीपीसीएस के एग्जाम में है। तो यज्ञ विद्या में बहुत सारे वीडियो हर दिन आप लोगों के लिए लाया जा रहा है और सारे वीडियो किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो यज्ञ विद्या को देखते रहिए। जहां कोई कंफ्यूजन हो आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़िए। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है, आप यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों, ये करंट का जो सेशन है ये हर दिन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हर दिन 1 या 2 टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। हमारा वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे जब भी आपको 10-15 मिनट का समय मिलता है, चाहे चाय पीते हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप इसे देखिए और इसका लाभ उठाएं। जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो यज्ञ विद्या वेबसाइट और टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यज्ञ विद्या से जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।